हेलो गाइस। मैं आज एक मूवी सीक्रेटली क्रेटली का स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये मूवी 2013 में आई थी। ये साउथ कोरिया की मूवी है और ये जैंग च्योल-सू ने इनको इसको डायरेक्ट किया है। ये मूवी मेरे दिल के बहुत करीब है। ये स्पाई के ऊपर बेस्ड मूवी है कि स्पाई के लाइफ में कैसे-कैसे हाथ से या पल आते हैं। इसमें मेन फोकस 3 स्पाई के ऊपर किया गया है जिनका पिक्स देख सकते हो सामने। बीच में है आपकी ग्रीन टी-शर्ट में इसका एक्टर का नाम है डोंगू जो मेन लीड का रोल प्ले किया है। लेफ्ट साइड में है ली है-जिन और राइट साइड में किम मिन-सू। ठीक है? तो मैं इनका नाम शॉर्ट करके बात करूँगा तो जो मेन लीड है मेरा उसका नाम है डोंगू। तो मूवी के स्टार्टिंग में एक सीन आता है जहाँ पे डोंगू बॉर्डर पे खड़ा है और बर्फीला तूफान चल रहा है। वहाँ पे उसके सीनियर आते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें अब ये नॉर्थ कोरिया के बेसिकली सिपाही है और ये स्पाई के लिए इसको ट्रेन किया गया है। इसको बोला गया है कि अब तुम साउथ कोरिया में जाओगे और वहाँ जाके हमारा इंस्ट्रक्शन का वेट करोगे। तो सीधे कहानी बढ़ती है 60 साल बाद। ये कहीं पे बैठा हुआ है और इसको एकदम से भनक मिलती है कि कोई इसको देख रहा है, कोई इसका पीछा कर रहा है। ये सतर्क है लेकिन तभी एकदम सतर्क है तभी इस पे किसी ने पत्थर से वार करता है। ये जानबूझ के लड़खड़ा-लड़खड़ा के गिर रहा है और फिर तभी दिखता है कि 2 बच्चे इस पे पत्थर से वार कर रहे होते हैं और ये बेवकूफ बन के गिरा पड़ा होता है। यहाँ पे हमें रिलीज़ ये होता है कि इसका जो मिशन ये है कि इसको साउथ कोरिया में आके एक बेवकूफ का रोल प्ले करके रहना है जब तक इसको फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन ना मिले और इस बात को 7 साल हो गए। तो बच्चे इसको टीज़ करने के बाद अपना जूठा कैंडी आधा खाया हुआ कैंडी इसके ऊपर फेंक के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बच्चे नहीं गए होते, वो घूम के वापस वार करते हैं और ये फिर जानबूझ के गिरता है। अब बच्चे इस पे हँस रहे होते हैं और वो सोचता है कि यही अभी मेरी ज़िंदगी चल रहा है। फिर बच्चे उसको लखेट के उसका पीछा करते हैं और फिर दिखाता है कि वो एक शॉप में एक आंटी के शॉप में वो काम करता है एज़ अ हेल्पर। जब यहाँ पे आया था उसके कोई नहीं था तो आंटी ने उसको घर दिया, रहने की जगह दी थी और तब से आंटी के साथ हेल्पर का काम करता है और वो यहाँ पे उनके हेल्पर के तौर पे रहता है। इसका बेसिकली दिन भर इसका काम है कि बेवकूफ बनना और यहाँ पे इसका बस एक ही सपना है कि जब ये वापस साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया वापस जाएगा, तो इतना पैसा कमा के जाए कि अपनी मॉम को खुश रख सके। इसके सिर्फ़ मॉम एक है फैमिली में और कोई नहीं है और ये अपने मॉम के लिए ज़िंदा हो है अभी। तो ये डेली मॉर्निंग इसका टास्क ये होता है डेली मॉर्निंग में अपने आप को रेडी करना। रेडी यानी इन द सेंस अपना नोज़ को पिक करना, बाल को फैलाना, बिल्कुल बेवकूफ़ों से तैयार होना इसका डेली का नियम होता है। और इसको हर दूसरे-तीसरे दिन छत से उतरते वक़्त सीढ़ी से जो गिरना होता है, ये इसका टास्क है कि सब इसको बेवकूफ़ समझे। इस हद तक इसको मेहनत करना पड़ता है जो कि बहुत टफ़ है। और उसी मोहल्ले में जहाँ रहता है वहाँ पे एक लड़की भी है जिसका नाम है यो रैन। तो अपना हीरो का नाम होगा डोंगू और ये अपने हीरोइन के नाम होगा यो रैन। तो ये सोचता है भाई एटलीस्ट मैं इसके सामने तो बेवकूफ़ जैसे बिहेव ना करूँ, एटलीस्ट यही एक लड़की हो जिसको मैं अपना क्लियर दिल से बात कर सकूँ, लेकिन फिर भी नहीं कर पाता। और ये यो रैन इसको बेवकूफ़ समझती है फिर भी अच्छे से बात करके हाय हेलो में चली जाती है। तब उसके पीछे आता है उसका भाई यो रैन का भाई आता है योजूंग। योजूंग आके फिर डोंगजू को मारता है सर पे, उसको टीज़ करता है, बुली करता है फिर चला जाता है। इसके बाद हम एक और बंदे को देखते हैं, ये भी स्पाई है, ठीक है? ये अंकल स्पाई है, इनका नाम मुझे क्लियर याद नहीं है। ये अपने डोगुंग से 10 साल पहले आए थे, मतलब डोगुंग का आया हुआ 7 साल हुआ, तो इनका आया हुआ करीब 15 साल हो गए
और ये तब से इनएक्टिव बैठे हुए स्पाई। तो इनको कुछ आइडिया नहीं है क्या करना है, कोई टास्क इनको नहीं मिला, इनका टास्क का मैसेज का वेट कर रहे हैं। और डोगुन परेशान हो रखा है इस बात को, और ये बात को अपने ये सीनियर कॉमरेड को शेयर करता है। तो सीनियर कॉमरेड को शेयर करता है, फिर सीनियर कॉमरेड चले जाते हैं। उसी दिन के रात में डोंगू का एक और टास्क, डोंगू को बेवकूफ दिखने के लिए एक टास्क ये भी करना होता है कि मंथ में एक बार पब्लिकली टॉयलेट करना होता है कि लोग उसको बेवकूफ समझे, कोई उससे बात ना करे, मतलब कोई उसके करीब ना आए, करीब नहीं आएगा, दोस्त नहीं बनेगा, ये हमेशा अकेला रहेगा, अपना काम में फोकस कर सकेगा, इसका ये फोकस होता है। ये इस टाइप से इसका एक्टिविटी बनाया गया है। तो इसको उसी दिन रात में ये पब्लिक टॉयलेट कर रहा होता है, तब भी तब भी योरेन आ जाती है और ये सोच रहा होता है कि अभी योरेन को आना था, और इस बात को लेके बहुत परेशान हो जाता है। और ये चेहरा देखने लायक होता है, वो सीन अपने टॉयलेट करते हुए भी पे गिर जाता है, और पूरा बहुत इमोशनल सीन है, आप देखोगे तो सोच में पड़ जाओगे। किस लेवल तक जाना पड़ता है सब कुछ छोड़ के। फिर अगले दिन योरेन आती है, लेकिन उसको इग्नोर करके चली जाती है। उसको अब बात भी नहीं करे, देखती भी नहीं है। और बाद उसके पीछे फिर योरेन का भाई यो जुंग आता है और आके इसको मारता है। ये मारते ही गिर जाता है, और वो इसको और मारता है कि उठो। बोलता है तुम पब्लिक टॉयलेट क्या कर रहे थे कल? और अपना डोजुंग बोलता है मने मन की भाई मार दे, तू निकल जा, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे, तू नहीं जानता, निकल जा चुपचाप यहाँ से। और वो जो योजुंग, जो योरेन का भाई है, वो यहाँ से चला जाता है। तब आंटी यानी इसकी ओनर जहाँ पे काम करता है, उनका बेटा आता है, ठीक है, ओनर का सन। ये आके इसको बोलता है कि तुम योजुन की, तुम्हें परेशान कर, तुम सहते क्यों हो, तुम मारते क्यों नहीं, तुम इतने हट्टे कट्टे, तुम चाहो तो मार सकते हो, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे मारते हैं। तब बोलता है मुझे एक पंच मारो। तो वो एक पंच मारता है, पंच मारते ही नोज से ब्लीडिंग होती है, और 2-3 पंच में उसको छक्के छुड़ा देता है। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वो बस सोच रहा था, अपना डो डू सोच रहा था कैसे मार सकता हूँ, लेकिन मारता नहीं है। उसी वक़्त इसके सीनियर कॉमरेड आ जाते हैं, और ये सीनियर कॉमरेड तो पीछे बेवकूफ़ जैसा भागने लगता है, और ओनर का बेटा बोलता है ये तो बेवकूफ़ ही रह जाएगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। फिर आगे जाते हुए सीनियर कॉमरेड को ये लास्ट टाइम बोला होता है कि मेरे को आए हुए 7 साल हो गए, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन, एक मैसेज, एक पेजर तक नहीं आया, मुझे कुछ नहीं पता मॉम का क्या हाल है। तो इस बार अपना सीनियर कॉमरेड उसके लिए एक लेटर लेके आया। इस लेटर में कुछ नहीं, उसकी मॉम का पिक्स है, सिर्फ मॉम का पिक्स है और कुछ नहीं है। अपने मॉम को 7 साल बाद मॉम का पिक्स देखता है, और अपनी मॉम को देखा हुआ 7 साल नहीं 14 साल हो चुके हैं, और मॉम का पिक्स देखा हुआ 7 साल हो चुका है। क्योंकि जब ये भर्ती हुआ था नॉर्थ कोरिया में स्पाई के लिए, तो बहुत छोटा था, उसी वक़्त इसके मॉम से इसको अलग कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि ये सामान लेके किसी लोकल अंकल के घर पे जाता है डिलीवर करने। वहाँ पे उसको पता होता है कि कोई बंदा आया हुआ है मार्केट में, इस मोहल्ले में एक नया लड़का आया हुआ है, और इसको डाउट है कि वो लड़के को ये जानता है। तो वो देखने की कोशिश करता है कौन है, लेकिन उसको मिलता नहीं है। फिर रात को वो जब एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी वो लड़का आता है। ये लड़का है अपना सेकंड लीड कैरेक्टर स्पाई, जिसका नाम है मिनसू। इसका नाम मिनसू है। तो मिनसू और डोंगू ये साथ में ही तैयारी बचपन में साथ में ट्रेनिंग करते थे, और ये एक टाइम पे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बाद में इन दोनों का क्या बोलते हैं बाइफरकेशन हो गया। ये दोनों अलग-अलग क्या बोलते हैं उसमें टीम में चले गए। टीम में चलो या कह लो, या फिर अलग-अलग प्रतिद्वंदी टीम में चले गए, ठीक है, कमांड में चले गए। तब से ये दोनों अपने कमांड के बेस्ट रहे हैं रहे हैं। और अब किम मिन सू भी यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हो कि भाई ट्रेनिंग किस लेवल पे होता है, इनके बीच में छोटी-छोटी फाइट होती है। उसके बाद मिनसू से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जब मैं यहाँ ऑलरेडी इस जगह पे हूँ यहाँ के लिए।
मुझे 60 साल से कोई लीड नहीं मिला है, कोई वहाँ से इन्फॉर्मेशन या कोई आदेश नहीं मिला है, तो अब तुम्हें क्यों भेजा गया वहाँ से? तो लीसु बोलता है कि तुम्हें नहीं मिन्सु बोलता है तुम्हें नहीं मिला तो क्या, मुझे एक स्पेशल काम के लिए भेजा गया है। ये सुनकर डोंगू को बड़ा गुस्सा आता है। फिर डोंगू नेक्स्ट डे मिन्सु को फॉलो करता है कि वो क्या चीज़ के लिए आया है। तो वो जाके देखता है मिन्सु एक स्ट्रगलिंग गिटारिस्ट का ऑडिशन दे रहा है। तो बेसिकली इसको पता चलता है कि मिन्सु को भी यहाँ पे विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन भेज दिया गया कि तुम जाओ और तुम वहाँ पर रुको और तुम्हें फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि तुम्हें क्या करना है। मिन्सू को तक भी आइडिया नहीं है कि उसको क्या करना है यहाँ पे आके, बस उसको भेज दिया गया है। तो बेसिकली स्पाई लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, बस उनको बोल दिया जाता है तुम चले जाओ, आप फ्यूचर तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। कितने स्पाई तो भाई विदाउट कांटेक्ट के ही मर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हॉलीडे मूवी याद ही होगा अपना हमारे अक्षय कुमार का जो आया था जिसमें स्लीपर सेल की बात हुई थी। स्लीपर सेल भी कुछ इसी तरीके से ट्रेंड होते हैं कि उनको इम्प्लांट किया जाता है जगह-जगह पे। अगर ज़िंदगी में उन लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, तो ठीक है, वो अपने आप को उस इन्फॉर्मेशन के लिए जो काम मिलेगा उसके लिए वो झोंक देंगे। अगर नहीं मिला कोई इन्फॉर्मेशन तो पब्लिक के बीच में एक नॉर्मल लाइफ बिताते हुए मर जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता वो स्लीपर सेल है। बिल्कुल वैसे स्पाई का ये ये रोल होता है। तो अब डोंगू को पता चलता है कि मिन्सू को भी कुछ आइडिया नहीं है वो क्या करना है, उसको बस भेज दिया गया कि तुम स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट का रोल प्ले करोगे और हमारे फर्दर इन्फॉर्मेशन का वेट करोगे। तो अब यहाँ पे इस एरिया में 3 स्पाई हो चुके हैं, एक सीनियर कॉमरेड, एक डोंगू, एक मिन्सू। ये 3 लोग पहले से हैं। अब यहाँ पे साउथ कोरिया में ये लोग स्पाई बन के आए। तो साउथ कोरिया के मिलिट्री ने एक स्पाई को और पकड़ लिया, एक स्पाई को पकड़ लिया है और उनको पता चल गया उस स्पाई से कि कौन-कौन स्पाई नॉर्थ का साउथ में आके बैठे हुए, छिपे हुए, कहाँ-कहाँ छिपे हुए हैं। तभी डोंगू को एक लड़का और दिखता है, ये है ली हाए-जिन। ये डोंगू का जूनियर था और ये भी एक स्पाई है नॉर्थ कोरिया का जो साउथ कोरिया भेजा गया है। अब डोंगू और परेशान हो गया कि भाई यहाँ पे स्पाई की गैदरिंग ज़्यादा हो रही है, कुछ खास टास्क होने वाला है, क्या होने वाला है? और उधर साउथ कोरिया बेस में जहाँ पे एक स्पाई को पकड़ा गया है, वहाँ पे बात चल रही है कि अब इन सब स्पाई को क्या किया जाए जो जिनका डिटेल इन लोगों को मिला है। उनको मार दिया जाए या फिर उनको पकड़ के टॉर्चर करके इन्फॉर्मेशन निकाला जाए। तभी यहाँ पे ये बंदा आता है, इसका नाम मुझे याद नहीं। ये बेसिकली पहले नॉर्थ का स्पाई था जो साउथ में आके स्पाई कर रहा था, लेकिन नॉर्थ ने जब धोखा दे दिया तो इसने साउथ में ज्वाइन कर लिया था। तो हमने जो थोड़ी देर पहले देखा एक बंदे को, ये बंदा ये साउथ का ही ओरिजिनल बंदा है और ये हमारे नॉर्थ का स्पाई है। ये जो अब साउथ में आ गया, ये चाहता है कि जो इतने स्पाई है उनको बचा लिया जाए जिंदगी, लेकिन वो चाहता है कि पकड़ के टॉर्चर किया जाए, मार दिया जाए। तो तो फिर नेक्स्ट मीटिंग में क्या होता है, नेक्स्ट सीन में क्या होता है, तीनों स्पाई अपने डोंगजू, मिन्सू और हैजिन तीनों बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं अपने बीच कि हमें यहाँ पे भेज दिया गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। फिर एक साइड सीन है, साइड सीन बोला जाए तो भाई बड़ी मूवी चल रही होती है लेकिन कुछ साइड प्लॉट आ जाते हैं, तो वैसे ही ये साइड प्लॉट कह सकता हूँ मैं। साइड प्लॉट क्या है कि ओनर यानी आंटी का लड़का है, उसने किसी बंदे से पैसे उठाए थे अपने किसी काम के लिए, जुआ खेलेंगे जो भी है। उसने पैसे वापस कर दिए, लेकिन जो ठग है, ठग उससे और पैसे मांग रहा है, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मांग रहा है, लेकिन इसने रिटर्न कर दिया और इसी कारण से वो उसके घर पे आके उसकी आंटी को मार के भी गए हैं, मार के क्या टॉर्चर करे गए हैं और वो पुसम और हल्का धक्का धुक्की भी लगा है। अब उसको बुला के जो पीटा गया है। ये बात डोंगजू को पता चला है, डोंगजू और हैजिन दोनों आए हुए हैं और यहाँ पे सारे लाइट्स को, रात का वक्त है, सारे लाइट्स को बंद करके उन लोगों की धुलाई करते हैं। इसके बाद एक सीन आता है जहाँ पे सारे मोहल्ले के लोगों का गेट टुगेदर कर प्रोग्राम करते हैं, जहाँ सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं, लेकिन डोंगजू
साइड में बेवकूफ़ों जैसा खड़ा होके हँस रहा होता है, जैसे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्टिल बेवकूफ़ों से बिहेव कर रहा है। अब आता है आपका नॉर्थ कोरिया, जहाँ के लोग जासूस है। नॉर्थ कोरिया में आपको दिख रहा है पीछे जो कैप में बंदा है, यही वो सीनियर कमांडर है जिन्होंने इन तीनों को भेजा है। ये सीनियर कमांडर को पता चल गया कि इसका एक जासूस किडनैप को पकड़ लिया गया साउथ में, और अब बाकी सब जासूस का डिटेल लीक्ड हो गया है। तो अपने हाई कमांड से बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, उनको वापस बुला ले या क्या किया जाए। उसके बाद यहाँ पे दिखता है, ये गलत आ गया। उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कुछ, अभी डिसीजन का खुलासा नहीं हुआ। तो ये अपने में कुछ डिसाइड करते हैं। उसके बाद 7 साल के बाद पहली बार डोंगजू के एक पेजर आता है। इसको लगता है कि बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ काम अब मिला है, अब अपने देश का सेवा करने के लिए मौका मिला है इसको। ये मैसेज जो है कोडेड वे में आया है। अब कोड को जब इसको डिकोड करता है, उसमें लिखा है एलिमिनेट योरसेल्फ एंड अदर्स। मतलब कि आपको बगैर कुछ बताए इनको एक मैसेज मिल गया है 3 शब्द का कि एलिमिनेट योरसेल्फ एंड अदर्स, मतलब कि अपने आप को मार लो। और जो और कोई स्पाई है तुम्हारी नज़र में, अगर वो खुद को नहीं मारा तो उसको मार के खुद को मार लो। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्यों है, क्या करना है, बस मार लो। अब इसको नहीं, जितने भी स्पाई साउथ कोरिया में थे, नॉर्थ कोरिया के, सबको इन्फॉर्मेशन मिला है। इसी दौरान कुछ स्पाई को दिखाते खुद को गोली मारते हुए, कुछ स्पाई दूसरे को मार के खुद को मार लेते हैं, कुछ स्पाई भाग रहे होते हैं उसको दूसरे स्पाई मार के खुद को मार लेता है। तो बेसिकली सब एक दूसरे को मार के मर जाते हैं। अब बचते ये 3-4 लोग, अपने 3 लोग और अपने सीनियर कॉमरेड। तो इसमें जो सबसे छोटा था, जो सबसे लास्ट मैच जूनियर, अब न हेजिन हेजिन आता है डोंगू को मारने, पूछता है कि तो अपने आप को अपने खत्म क्यों नहीं किए। तो डोंगजू बोलता है कि अभी मैं नहीं कर सकता, मुझे जानना है कि रीजन क्या है। विदाउट रीजन एक मैसेज भेज दिया गया कि खुद को एलिमिनेट कर लो, मेरी माँ है गाँव में, उनको कौन देखेगा, मैं एलिमिनेट हो गया तो हेजिन बोलता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट है देखने के लिए, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मारने ही वाला होता है कि मिन्सू आता है, और मिन्सू हेजिन को मारने लगता है, हेजिन भाग जाता है, फिर मिन्सू गोली मारने लगता है तो डोजू उसको रोक देता है। उसके बाद अपना जो नॉर्थ कोरिया का जो स्पाई था, जब साउथ कोरिया में आके बस गया है अपना ये बंदा, इसको पता चल गया है कि सारे स्पाई खुद को शूट आउट करने वाले हैं। सब स्पाई खुद को मारना शुरू कर चुके हैं। और इसके बाद सारे स्पाई का इन्फॉर्मेशन तब चाहता है कि 2 स्पाई बचे हुए हैं, उनको बचा लिया जाए। तो उसको पता चलता है कि डोंगजू, मिन्सू और ली हेजिन, ये 3 लोग ही बचे हुए हैं। तो ये आता है डोंगजू के पास कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, मैं बचाने आया हूँ। तुम नॉर्थ कोरिया के लिए क्या करोगे भाई? वो तुम्हें दगा दे दिए, तुम्हें एक मैसेज भेज दिए कि तुम खुद को मार लो, विदाउट बताए क्यों मारना है, किस लिए करना है। ऐसे देश का क्या रक्षा करोगे? लेकिन हमारा डोंजू भाई ये बचपन से एक ही चीज के लिए ट्रेन हुआ है कि देश का रक्षा करना है, देश का रक्षा करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डोंजू भागने लगता है, और ये इसका मैं रख दूंगा क्या बोलते हैं, दल बदलो, स्प्लिट स्प्लिट सीनियर। ठीक है, ये डोंजो पीछे करने लगता है, तब हेजिन आकर डोंजू बचाता है और खुद पकड़ा जाता है। फिर यहाँ पे इसके बाद किम मिन्सू भी आता है मिलने डोंजू से। फिर मिन्सू डोंजू को बताता है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। डोंजू ये सुन के बिलीव नहीं कर पाता है। तो मिन्सू बताता है कि जब तुम 7 साल के थे और जब तुम्हारे एडमिट हुआ था, क्या बोलते हैं इसमें, तुम्हें जब स्पाई के लिए सिलेक्ट किया गया था, उसी वक्त तुम्हारी माँ को मार दिया गया था। तुम्हारी मॉम का से कुछ लेटर लिखवा लिया गया था, जो तुम्हें पिछले 5-6 साल से जब तुम ट्रेनिंग में, तब तुम्हें मिलता रहा। उनका 1-2 फोटो ले लिया गया था और उनको उसी वक्त मार दिया गया ताकि तुम्हारा कोई इमोशनल कनेक्शन ना रहे। एक्चुअली मिन्सू की भी फैमिली को खत्म कर दिया गया है। मिन्सू जब ट्रेनिंग में था तो एक बार मिन्सू ट्रेनिंग से भाग गया था बाहर। अब भाग के जब घर गया, तब उसको पता चला कि उसका फैमिली मेंबर कोई नहीं जिंदा है, सब मर गए। और उसको फिर पता चला जितने भी लोग इस
नॉर्थ कोरिया में स्पाई में ज्वाइन करते हैं, सबको फैमिली को मार दिया जाता है कि कोई इसका इमोशनल कनेक्शन ना रहे, ना कि ताकि वो बाद में दगा ना कर सके। ये सुनकर डोंगजू को बहुत इफेक्ट पड़ता है। फिर डोंगजू अपना लास्ट मोमेंट करने के लिए और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। एक्चुअली फिर क्या है कि साउथ नॉर्थ कोरिया से जो उसका सीनियर कॉमरेड थे, जो बंदा था जिसने इनको भेजा था, कॉमरेड नहीं, जो जनरल था जिसने इनको भेजा था, वो खुद आ गया है साउथ कोरिया में बचे हुए स्पाई को मारने के लिए, क्योंकि कोई भी स्पाई का पकड़ा गया तो नॉर्थ कोरिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। तो डोनजो अपने लास्ट मोमेंट के लिए खुद को रेडी करता है, 7 साल से बेवकूफ बन के बैठा है, हेयर कट करवाता है, हैंडसम बनता है। अब पहली बार योरेन से ठीक से बात करता है। उसी वक्त योजेन आता है डोनजू को मारने। डोनजू उसको डॉज करता है और बोलता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी बहन का भी केयर करना है, तो ऐसे हरकतें बंद कर दो। योजू के होश उड़ जाते हैं। फिर अपनी आंट के पास आता है, आंट को बोलता है आंट मुझे जाना है, तो आंट बोलती है मुझे शुरू से पता तो क्या था कि तुम स्पाई हो। तुम्हारी जब तुम यहाँ पे आए थे, तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट मुझे तो डॉक्यूमेंट मिल गया था, मुझे पहले से पता था कि तुम स्पाई हो। फिर उसकी आंट उसको एक बैंक स्टेटमेंट का पासबुक देती है, जिसमें उसने आज तक जितने भी डोनजू के सैलरीज को देने के बाद एक्स्ट्रा इनकम था जो डोनजू के कारण उसको हुए थे, सारे उसने सेव किया, वो उसको दे देती है। इसके बाद से गाइस 30 मिनट का मूवी और बचता है। वो सीन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको देखना है, जानना है तो खुद मूवी में जाके देखिए, क्योंकि वो बहुत हार्ट टचिंग सीन है और बहुत अच्छा एंडिंग सीन है। एंडिंग में यही होता है कि डोनजू एट द एंड सुसाइड ही करता है और अपने देश से दगा नहीं करता। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एंडिंग खुद देखो, और ये मूवी देखने लायक है, इसलिए मैं आपको एंडिंग बता के मैं मजा खराब नहीं करना चाहता। और बस इतना ही, थैंक यू।